हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। ये हमारा पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर है। अब जिन्होंने पहला लेक्चर देखा होगा एमसीक्यू वाला, वो कह रहे होंगे कि ये नहीं, ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने पॉलिटी पे एमसीक्यू डिस्कस किया हुआ है। तो एमसीक्यू तो बस इसलिए डिस्कस किया हुआ है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि पॉलिटी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपके माइंड में रहे कि इस टाइप की चीजों पर हमें फोकस करना है। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है, मतलब एमसीक्यू वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए ताकि चीजें आपको क्लियर हो। ये हमारा पॉलिटी का अगर हम कहें सब्जेक्टिव सेंस में तो हमारा पहला लेक्चर है। तो पॉलिटी आज हमारा स्टार्ट हो रहा है। पॉलिटी वैसे तो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी ये सिलेबस में आपके मेंशन है, बट यहां पे इस चैनल पे पर्टिकुलरली जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स हैं वो हैं जीपीएससी से। और जीपीएससी का जो क्लास 2 लेवल का एग्जाम्स होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग साइड का हो, नॉन टेक्निकल साइड का हो, अगर वहां पे जीके आपको पढ़ना है तो ये बेसिकली आपको स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है कि पॉलिटी का कौन कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है। क्लास 1 एग्जाम में तो ये ब्रॉडर वे में है, पूरी पॉलिटी पढ़नी है आपको, बस क्लास 2 में कौन सा पोर्शन पढ़ना है वो मेंशन किया गया है। तो क्लास 2 के सिलेबस के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। बाकी आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल मेंशन किया गया है। प्रियम्बल मतलब होता है प्रस्तावना। किसी भी चीज को अगर आप बना रहे हो तो आप क्या पहले एक बैकग्राउंड बनाते हो, जिसे हम थीम कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये विजन है हमारा या फिर ये मिशन है हमारा। तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का होता है एक प्रियम्बल, और दुनिया के जो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन है सभी के पास क्या है, एक प्रियम्बल है। प्रियम्बल बताता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव बताता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हम करने वाले हैं, हमारा मोटिव क्या है। इन शॉर्ट हम कहें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन स्टेटमेंट क्या है, हमारा विजन क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने का। तो वही काम प्रियम्बल करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसकी ड्राफ्टिंग कैसे हुई, इसको अडॉप्ट कैसे किया गया, इसका मोटिवेशन क्या था, इसके पीछे का मोटिव क्या था, डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो डिबेट हुई उसमें क्या हुआ, कब इसको अमेंड किया गया, सुप्रीम कोर्ट का इस पे ऑब्जर्वेशन क्या है, और डेफिनेटली लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और बिलीव मी, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपसे मिस नहीं होने वाला है, आप उसको इजीली आंसर कर पाओगे। और इस वीडियो में भी आपको 2022 के आसपास एमसीक्यू मिलेंगे। तो ये आपको वीडियो ध्यान से देखना है और ट्राई करना है कि लास्ट में जो आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करो उसमें से कोई एमसीक्यू आपसे गलत ना हो, और ये तभी होगा जब वीडियो पे आप पूरा फोकस करोगे। और यहां पे आपको दिख रहा होगा हमारा प्रियम्बल, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पे जो चीजें मेंशन किया गया है, एक एक वर्ड को डिस्कस करेंगे, उस वर्ड के पीछे का मोटिव क्या था इसको यहां पे रखने का, वो डिस्कस करेंगे। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार दर्शन दिया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी लोगों के साथ भी शेयर करते रहिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो भी वीडियो मैं बनाता हूं उसकी पीडीएफ आपको यहां पे मिलेगी, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप है आपके अपने पर्सनल डिबेट के लिए, पर्सनल क्वेश्चन डाउट के लिए, आपस में डिस्कशन के लिए। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले समझते हैं कि प्रियम्बल होता क्या है। जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि प्रियम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट है, प्रस्तावना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की थीम है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विजन और मिशन स्टेटमेंट यहां से आता है। दैट्स मीन कि प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट्स दैट एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये फिलॉसफी बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और ऑब्जेक्टिव बताता है, मतलब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करने वाले हैं, लोगों को राइट्स कौन सा देंगे, हमारा स्टेट क्या होगा, स्टेट का नेचर क्या होगा, सरकार का नेचर कैसा होना चाहिए पब्लिक के लिए, पब्लिक की सरकार के ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए और सरकार का पब्लिक के प्रति ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें यहां पे इन शॉर्ट मेंशन किया गया है। एक ही पेज का है, बट आप कह सकते हो कि गागर में सागर भरा गया है। जब आप इसकी वर्डिंग देखोगे तो आपको लगेगा वाह वाह क्या मजेदार चीजें हैं यार, लोगों ने कितना सोचा है, कितना सही तरीके से सोचा है और कितना ब्रॉडर वे में सोचा हुआ है एक एक वर्ड को। और ये जो प्रियम्बल है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स हैं, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है, उनका इंटेंशन क्या था। कोई अगर आर्टिकल उन्होंने लिखा है तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके पीछे का डिबेट क्या है, वो सारी चीजें बताता है कौन, आपका प्रियम्बल। मतलब प्रियम्बल उन सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। आगे आप देखोगे जब इसका इंटरप्रिटेशन आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो द प्रियम्बल इज द बेसिक्स गिव्स द आइडिया ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स, थीम या फिर आप कह सकते हो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली क्या है, सोर्स है हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जहां से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा निकला हुआ है। जैसे माँ बाप से बेटा पैदा होता है ना, तो माँ बाप क्या हुए, सोर्स हुए ना, माँ बाप नहीं रहेंगे तो बेटा कैसे आएगा। उसी तरीके से प्रियम्बल क्या है, सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर प्रियम्बल नहीं है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है इन द सेंस की ये सोच थी, उसके पीछे का ये ऑब्जेक्टिव था। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ये बताता है कि हमारे देश का नेचर कैसा होगा, हमारा स्टेट, हमारी गवर्नमेंट का नेचर कैसा होगा लोगों के प्रति, लोगों के क्या राइट्स होंगे, क्या राइट्स डिमांड कर सकते हैं वो हमारे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी होगी लोगों के प्रति, ये सारी चीजें। स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, किस डायरेक्शन में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले हैं। और दूसरी और लास्ट चीज बताता है ये डेट ऑफ एडॉप्शन, इसमें यह भी चीज मेंशन किया गया है कि कब इसको एडॉप्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। और अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं हमारे प्रियम्बल का, कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। कभी कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट है आपका कि इसको ड्राफ्ट और मूव किसने किया था, तो इसको ड्राफ्ट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और इसी को इन्होंने मूव किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने, इन्होंने रखा था 13 दिसंबर 1946 को, और इसी ड्राफ्ट को एडॉप्ट कर लिया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 22 जनवरी 1947 को। अब इसको एडॉप्ट कर लिया गया, इसका मतलब यह नहीं कि इसके ऊपर डिबेट नहीं हुआ, इसके ऊपर डिबेट भी हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। बट जो इन्होंने ड्राफ्ट किया था उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एडॉप्ट कर लिया और ये कहा कि बिल्कुल ये हमारा प्रियम्बल है, और इस प्रियम्बल का जो थीम है, जो बैकग्राउंड है, जो भावना है, उस भावना के हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे। ऑल्दो इट इज नॉट इन फोर्स इन द कोर्ट, ये जो प्रियम्बल है ना, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो बाकी आर्टिकल हैं वो कोर्ट में इन्फोर्स हो सकते हैं, ठीक है, कोर्ट उसको कोर्ट कर सकती है, उसके हिसाब से जजमेंट दे सकती है, बट प्रियम्बल के हिसाब से कोई जजमेंट नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं कि भाई हमारा प्रियम्बल ये कहता है तो ऐसा होना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट प्रियम्बल इन्फोर्स नहीं होता है कोर्ट में, बट कोर्ट ने इसको कहा है कि जो आर्टिकल्स के इंटरप्रिटेशन है, उन इंटरप्रिटेशन में अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता है उसको इंटरप्रेट करने में, तो उसका सोर्स हम लेते हैं कहां से, प्रियम्बल से। तो प्रियम्बल इज द सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। वैसे तो मैक्सिमम लोग इंजीनियर है, तो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कर्नॉट साइकिल। अब कर्नॉट साइकिल पे कोई इंजन वर्क नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या, कर्नॉट साइकिल बेकार है? नहीं, उसको हम पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो इंजन हम बना रहे हैं उसको कंपेयर कर पाएं कि कर्नॉट साइकिल से, कि वो कितना % कर्नॉट साइकिल की एफिशिएंसी देती है, क्योंकि कर्नॉट साइकिल क्या है, एक स्टैंडर्ड साइकिल है जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये क्या है, एक सोर्स है जहां से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इंटरप्रिटेशन हमारे आर्टिकल्स का जब जरूरत पड़ती है तब। अच्छा, इसमें डिबेट भी हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जैसे कि मैंने आपको कहा, तो डिबेट हुआ था 17 अक्टूबर 1949 को, बाद में हुआ था डिबेट इस पे। डिबेट बेसिकली 3 चीजों पे फोकस था। एक तो जो हमारे देश का नाम है जो कि प्रियम्बल में मेंशन किया गया है, इसको चेंज करने, मतलब इसको रीनेम करने के ऊपर डिबेट हुआ। दूसरा, गॉड वर्ड को ऐड किया जाए प्रियम्बल में। थर्ड वन, गांधी वर्ड को ऐड किया जाए प्रियम्बल में, ताकि गांधी जी को रिकॉग्नाइज किया जाए। इन तीनों पे डिबेट हुआ, बट इन तीनों का कुछ फर्क पड़ा नहीं, जैसे हमारा प्रियम्बल था वैसे ही रहा। पहला डिबेट ये हुआ कि रीनेम किया जाए इंडिया को, क्या नाम रखा जाए, नाम रखा जाए यूनियन ऑफ इंडिया सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये कहां से लाया गया था, मतलब ये बहुत हद तक सिमिलर था यूएसएसआर से, जो आज रसिया है, टूट के पहले यूएसएसआर था, बाद में टूट के ये रसिया बन गया। तो इसका पहले जो यूएसएसआर था उसका नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो उसी के हिसाब से कहा गया कि इंडिया का भी नाम ऐसा होना चाहिए, बट लोग कन्विंस नहीं हो पाए, तो इसको क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। दूसरा चीज आया, दूसरे मेंबर ने कहा कि इसमें गॉड वर्ड को यूज करना चाहिए, गॉड वर्ड लिखना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में गॉड वर्ड आ जाता है, इसका मतलब कि कंपल्सन हो जाता है कि आप गॉड में फेथ रखते हो, गॉड में भरोसा रखते हो, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका भगवान में भरोसा ही ना हो, जिनका कोई धर्म ना हो, जिनका कोई रिलीजन नहीं हो, निराकार जिसको आप सिंपल भाषा में कहते हो, तो ऐसे लोग भी तो इस देश में रहेंगे, तो उनके फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा। इसलिए गॉड वर्ड को हटा देगा कि चलो ठीक है, गॉड वर्ड को अब ऐड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आया कि गांधी का जो नाम है इसमें इंक्लूड किया जाए। तो इसको लेकर ऑब्जेक्शन आया मेंबर का कि बेसिकली ये जो है हमारा प्रियम्बल, ये मोटिवेटेड है हमारे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट केसेस से, और उनको कहा जाए कि ये रूटेड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक तरह से सड़ी हुई चीजें हैं, बेकार की चीजों से हम गांधी जी का नाम एसोसिएट नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए गांधी जी का नाम भी यहां पे एसोसिएट नहीं किया गया।
चलिए अब थोड़ा सा प्रियम्बल के बारे में बात कर लेते हैं। प्रियम्बल के बैकग्राउंड के बारे में हमने काफी डिस्कशन कर लिया। आप समझते हैं कि हमारे प्रियम्बल की राइटिंग क्या है, बाद में उसके जो कीवर्ड्स हैं उनकी मीनिंग भी हम समझेंगे। पहले जैसे आपकी राइटिंग है ना, एग्जैक्टली जो प्रियम्बल में आपके मेंशन किया गया है विथ कामा डैश एंड फुल स्टॉप, वो कॉपी पेस्ट है यहाँ पे। वी मतलब हम सभी, द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू द कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू द सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो आपके वर्ड्स हैं ना 5, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपको जानना भी चाहिए, पूछे भी जाते हैं। यहां पे कहा गया है कि हम भारत के लोग खुद से एक देश बना रहे हैं जो कैसा होगा, सोवरेन कंट्री होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड टू सिक्योर टू द ऑल इट्स सिटीजन, और सिक्योर किया जाएगा भारत के हर नागरिक के लिए कि उनके पास जस्टिस हो। किस टाइप की जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये तीनों हमने इससे पहले एमसीक्यू में भी डिस्कस किया था कि सभी के पास सोशल जस्टिस हो, किसी के पास सोशली मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के पास इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, स्टेट कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाए जो किसी एक को फायदा पहुंचाए, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जहां पे भी सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन होता है थ्रू द स्टेट, या लोगों में डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहां पे क्या होता है? रिवोल्यूशन। वहां पे क्या होती है? लड़ाई। वो कहावत कहते हैं ना कि अगर गरीब के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो वो क्या खाएगा? अमीर को खाएगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे देश हैं, इसी टाइम पर्टिकुलर टाइम की हम बात कर रहे हैं जहां पे गृह युद्ध हो रहा है। क्यों हो रहा भाई? क्योंकि लोगों में जो इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है, पॉलिटिकल पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है। बहुत ही शाइनिंग एग्जांपल है इसका, आपका पाकिस्तान बगल में है, जहां पे पॉलिटिकल पावर इतना इम्बैलेंस है कि कभी आर्मी डोमिनेट कर देती है, जो आपकी पब्लिक लीडरशिप है, कभी पब्लिक लीडरशिप आती है, कभी आर्मी लीडरशिप आती है, लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो इस तरीके की चीजें नहीं होना चाहिए। हर चीज क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट कहा गया है कि लिबर्टी होगी लोगों के पास सोचने की, खुद को एक्सप्रेस करने की, बिलीव करने की, किसी में फेथ करने की, किसी चीज की फेथ की, वर्शिप की। मतलब हमारे लोगों के पास, मतलब जो भी इंडियंस हैं उन लोगों के पास लिबर्टी होगी। उनके ऊपर ऐसा कोई थोपा नहीं जाएगा स्टेट की तरफ से या फिर कैसे भी लोगों की तरफ से या फिर ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ से कि आप यही सोचो, आप यही बोलो, आप इन्हीं की पूजा करो, आप इन्हीं में फेथ रखो। ऐसा कुछ भी फोर्स नहीं किया जाएगा लोगों के ऊपर। लोगों की लिबर्टी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वलिटी इन द स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो स्टेट की अपॉर्चुनिटी है उसमें क्या होगा? इक्वलिटी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को जॉब दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है, किसी को काम दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है, गवर्नमेंट किसी को पैसे बांट रही है, किसी को नहीं दे रही है। मतलब गवर्नमेंट के नजर में सभी लोग क्या हैं? स्टेट के नजर में सभी लोग क्या हैं? सेम हैं। एंड टू प्रमोट एमंग द फ्रेटर्निटी इंश्योरिंग द डिग्निटी एंड इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। कहा गया कि हम क्या करेंगे? फ्रेटर्निटी को प्रमोट करेंगे। फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, बिरादरी। मतलब ये सारे वर्ड्स आप इंगेज कर सकते हो। ब्रदरहुड इज द मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। मतलब लोगों में भाईचारा को हम प्रमोट करेंगे ताकि हमारे देश की जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and given to themselves this constitution। यहां पे देखो इसकी वर्डिंग देखो, कहा गया है कि 26 नवंबर 1949 को हम लोग हमारे देश को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। मतलब हम लोग खुद ही हमारे देश को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे की तरफ से बनाया गया नहीं है। हमारे ऊपर जो लॉ स्टेब्लिश होगा उसको हम ही ने बनाया है, किसी तीसरे ने हमसे नहीं कहा है इंटरनली या एक्सटर्नली कि आपको इस तरीके से रहना है। चलो आप कहोगे कि इसको तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हमारे देश के लोगों ने ही पावर दिया था कि आप एक लॉ बनाओ जिसको हम सभी लोग मानेंगे। तो ये है आपका प्रियम्बल। अब हम एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मेजरली हम बात करें तो हमारे प्रियम्बल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो पहला तो है कि ये सोर्स है। किसका सोर्स है भाई? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का ये सोर्स है बेसिकली। प्रियम्बल डिक्लेयर द इंडिया। प्रियम्बल बताता है कि जो हमारा देश है भारत, वो किस टाइप का देश है। वो देश है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आगे मैं एक एक वर्ड की सोवरेनिटी क्या होती है, वैसे कल भी मैंने आपको बताया था सोवरेनिटी क्या होती है।
सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, ये सारी चीजें हम आगे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। और इसमें हमारे प्रियम्बल में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव भी बताया गया है हमारे प्रियम्बल का, कि हमारे प्रियम्बल का जो ऑब्जेक्टिव है वो है लिबर्टी का, इक्वलिटी का, कि हमारे जितने भी सिटीजन हो उनकी जस्टिस हम सिक्योर कर पाए, उनके पास लिबर्टी हो, उनमें इक्वलिटी हो, फ्रेटर्निटी को हम मेंटेन कर पाए, और इन सभी के साथ हम हमारे देश के यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पाए। और लास्ट में इसका डेट है कि किस डेट को इसको एडॉप्ट किया गया था। इस डेट को आपको याद कर लेना है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। इस डेट को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एडॉप्ट किया गया था, और इसी डेट को अभी मोदी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दिया है, 2015 में नोटिफिकेशन दिया गया था कि जो ये डेट है, जिस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था, उस डेट को हर साल हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के तरह सेलिब्रेट करेंगे। इसे संविधान दिवस भी कहा जाता है। ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है और ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस डेट को हम संविधान दिवस मनाते हैं या फिर किस ईयर से हम संविधान दिवस मना रहे हैं। तो ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखना। और लास्ट पॉइंट कि इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारे संविधान को क्या कर लिया था, एडॉप्ट कर लिया था, और वो इफेक्ट में कब आया था, 26 जनवरी 1950, जिसको हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। एडॉप्ट करना और फोर्स में आना दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब हमने एडॉप्ट किया था मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल उस दिन से फोर्स नहीं हो रहे थे, बट एडॉप्ट करने के बाद कुछ आर्टिकल जो सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, और जो आर्टिकल ओथ से रिलेटेड है राष्ट्रपति के 60, जो आर्टिकल आपका इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है 324, ये सारे आर्टिकल जब कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था उसी दिन से फोर्स में आ गए थे। बाकी सारे आर्टिकल आपके 1950 से फोर्स में आए। तो काफी सारे आर्टिकल जब एडॉप्ट किए तब आ गए, बाकी सारे आर्टिकल कब आए, 26 जनवरी 1950 से आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। अब वो जो कीवर्ड्स हैं वहां पे यूज किए गए हैं, उन कीवर्ड्स से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उनका इंटरप्रिटेशन करके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है। तो उन कीवर्ड्स को हम समझ लेते हैं। पहला वर्ड है सोवरेन। हम एक सोवरेन कंट्री हैं। सोवरेनिटी को मैंने कल भी बताया था, दो तरीके की होती है, इंटरनल सोवरेनिटी और एक्सटर्नल सोवरेनिटी। मतलब हम इंटरनली भी सोवरेन है, मतलब हम लोगों पे जो रूल है वो हमारे द्वारा ही बनाया गया है, कोई हमारे ऊपर कोई रूल फोर्स नहीं किया है। इवन हमारी गवर्नमेंट भी हमें अपने मर्जी से डिक्टेट नहीं कर सकती है। हमारे पास राइट्स हैं जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं, न कि सरकार हमको देती है। मतलब हमारा देश क्या है, इंटरनल सोवरेन है। हमने खुद अपने रहने के लिए लॉ बनाया है, किसी और का लॉ वो नहीं है। दूसरा एक्सटर्नल सोवरेनिटी है, मतलब कोई दूसरा देश हमको डिक्टेट नहीं कर सकता कि आप ऐसा करो, आप इनके साथ रिलेशन रखो, आप अपने देश में ये रूल लेके आओ। बट ये चीज है कि अगर आप किसी देश से ट्रीटी कर लेते हो, मतलब किसी देश से आपने कोई समझौता कर लिया, तो ऐसा नहीं होता है कि वो अपने आपके सोवरेनिटी को इफेक्ट कर दिया। मान लीजिए हमने किसी देश से दोस्ती कर ली, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एक्सटर्नल सोवरेनिटी उससे इफेक्ट हो रही है। आप चाहते हो तभी दोस्ती कर रहे हो ना, ऐसा कोई फोर्स तो कर नहीं रहा आपके ऊपर कि आप हमसे दोस्ती करो ही करो, आपको करना ही पड़ेगा। तो उससे आपकी एक्सटर्नल सोवरेनिटी इफेक्ट नहीं होती। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका, दैट इज सोशलिस्ट। मतलब हमारा देश कैसा है, सोशलिस्ट देश है। और सोशलिस्ट को इन टर्म ऑफ डेमोक्रेटिक समझिए कि हमारा देश एक ऐसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पे लोग पे रूल करते हैं। मतलब लोग खुद अपने ऊपर रूल करते हैं। मतलब इन शॉर्ट कि लोग इलेक्ट करते हैं कि हमारे देश को कौन चलाएगा। मतलब हमारे देश के जो हेड होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, न कि वो हायरार्की से आते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे राजशाही है कि राजा का लड़का राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक है। मतलब हालांकि हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक हैं, डायरेक्टली हम नहीं चुनते हमारा जो इलेक्टेड, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, हम डायरेक्टली नहीं चुनते, इनडायरेक्टली चुनते हैं, बट चुनते लोग ही हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेकुलर। हमारा जो देश होगा ना, ये सेकुलर देश होगा। सेकुलर मींस कि हमारा जो स्टेट है, स्टेट मतलब सरकार या फिर देश, हमारे देश का अपना कोई रिलीजन नहीं है, बट हमारे देश में रहने वाले लोगों का रिलीजन हो सकता है। ये उनके पास फ्रीडम है, ये उनको लिबर्टी दी गई है कि वो किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बट हमारा स्टेट मतलब एज ए भारत कंट्री, भारत का कोई रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान का रिलीजन इस्लाम,
मैक्सिमम जो इस्लामिक कंट्री है उनका रिलीजन होता है कि उनका रिलीजन क्या है, इस्लाम है। बहुत सारी कंट्री हैं जहां पे वर्ड आता है डेमोक्रेटिक, वैसी कंट्री में क्या होता है, कोई रिलीजन नहीं होता है स्टेट का। मतलब स्टेट आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको ये रिलीजन प्रैक्टिस करना है, ये रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये राइट्स नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें नहीं है। ये जो वर्ड है ना सेकुलर, ये बाद में ऐड किया गया था। सेकुलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड, ये दोनों वर्ड जो हमारा 42nd अमेंडमेंट है इंदिरा गांधी जी ने किया था वो 1976 में उस टाइम पे ऐड किया गया था। इससे पहले ये दोनों वर्ड हमारे प्रियम्बल में नहीं थे। कैसे आए, क्यों आए, कोर्ट ने इस पे क्या कहा, सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। पहले हम देख लेते हैं बाकी चीजें। डेमोक्रेटिक मतलब जैसे मैंने आप कहा, हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं उनको कौन चुनता है, हमारे देश के लोग चुनते हैं। मतलब हमारे यहां पे इलेक्शन होता है। चाइना के जैसे नहीं है कि एक ही पार्टी का राज है और उसी पार्टी के लोग क्या बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, उसी पार्टी के लोग देश को रूल करेंगे। रिपब्लिक, रिपब्लिक जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि रिपब्लिक इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन, ठीक है, कि हमारे जो हेड हैं उनको कौन चुनता है, हम ही लोग चुनते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक वर्ड के बिना दूसरा वर्ड क्या है, अधूरा है, इनकम्प्लीट है। मतलब एक वर्ड दूसरे वर्ड के क्या है, कंप्लीमेंट्री हैं। अगर हमको पूरा मीनिंग निकालना है कि आपका देश क्या है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, तो ये सारे वर्ड एक साथ आने चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ कोर्ट के डिस्कशन का। प्रियम्बल के ऊपर कुछ डिस्कशन हुआ था कोर्ट का, उसको डिस्कस करते हैं। पहली जो केस है दैट इज बेरुबारी केस। बहुत बार इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको समझना है। 8 जजेस की बेंच थी, इन्होंने क्या कहा कि जो प्रियम्बल है ना, ये बेसिकली आप कह सकते हो की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर। ये बेसिकली एक तरह से की है जिससे हम, जो हमारे मेकर्स थे, जो ड्राफ्टिंग, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। अब एक वर्ड यहां पे आ गया ड्राफ्ट, तो मैं बता देता हूं। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे वो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जो ड्राफ्ट कर रहे थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसके हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोनों वर्ड भी याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। खैर, ये कहा गया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर हैं, अगर उनके माइंड को पढ़ना है तो हम कहां से पढ़ेंगे, वो प्रियम्बल से हम पढ़ पाएंगे कि वो क्या करना चाह रहे थे। मतलब जो हमने पहले डिस्कस किया कि इंटरप्रिटेशन की कहीं पे जरूरत पड़ती है तो वहां पे प्रियम्बल जरूरी है। मगर एक बहुत बड़ा कमेंट किया यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल के ऊपर, बट उन्होंने कहा कि बट इट कैन नॉट बी कंसिडर एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 8 जजेस की बेंच थी, कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इवन दो जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट, शेड्यूल, आर्टिकल अडॉप्ट किए गए थे, उसी तरीके से जो प्रियम्बल है इनेक्ट और अडॉप्ट हुआ था, स्टिल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। जब कोई चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होती है तो जो पार्लियामेंट होती है वो उसको अमेंड नहीं कर पाती है। पार्लियामेंट को पावर दिया गया है आर्टिकल 368 में कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रियम्बल को आप अमेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है ही नहीं। ठीक है, अब ये पता नहीं उन्होंने प्रियम्बल को बचाने के लिए किया या जिस भी सेंस में किया, बट उन्होंने उस टाइम पे कह दिया। बट बाद में ही सुप्रीम कोर्ट को एनालाइज हो गया कि उन्होंने क्या किया है, एक गलती कर दिया है ये कह के। तो केशवानंद भारती बहुत ही बड़ी केस है, बहुत लैंडमार्क जजमेंट यहां पे आया था, और अब तक की सबसे हाईएस्ट बेंच यहां पे बैठी थी। जो 13 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उन्होंने इसमें ऑर्डर दिया 7-6 के रेशियो से। इन्होंने कहा कि जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था वो बिल्कुल गलत था। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो प्रियम्बल है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और बिल्कुल जो पार्लियामेंट है उसको अमेंड कर सकती है। बट यहां पे जैसे मैंने कल भी एमसीक्यू डिस्कस कर रहा था, तो वहां पे एक बात किया था कि एक डॉक्ट्रीन आई जिसे कहा गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन। सुप्रीम कोर्ट को यह डर था, हालांकि ऐसे कोई पब्लिक डोमेन में कहा नहीं गया, बट सुप्रीम कोर्ट को यह लगता था कि अगर पार्लियामेंट ये सुप्रीमेसी दिखाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल स्वरूप है वही चेंज हो जाए। धीरे धीरे अमेंड करते करते कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड हो गया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रीन दिया बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं, बट वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर तय हो, और जरूरत पड़ने पे, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है।
तो जैसे जैसे केस आगे बढ़ी, बहुत सारी चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप अमेंड नहीं कर सकते। और सेम चीज आपको 1995 में भी हुआ यूनियन गवर्नमेंट और एलआईसी के बीच में। वहां भी कहा गया कि प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट नॉट डायरेक्टेड इनफोर्स टू द कोर्ट, और कहा गया कि ये डायरेक्टली कोर्ट में इन्फोर्स नहीं होता है बट स्टिल इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है कि क्या प्रियम्बल डायरेक्टली इन्फोर्स होता है कोर्ट में, तो आंसर होगा नहीं जी, भले ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है बट डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अमेंडमेंट का। जैसे कि केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, वैसे इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, इसमें अमेंडमेंट कर दिया। अब आप कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर इसका चेंज ना हो जाए, तो क्या प्रियम्बल को अमेंड करने से बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व किया कि नहीं, बिल्कुल इस जो चेंज है, अभी जो चेंज किया गया है, इस चेंज से बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रेंथन हो रहा है। क्या चेंज किया गया? पहले जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ड था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वहां पे ऐड कर दिया गया सोवरेन, सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया गया और सेकुलर वर्ड, कहा गया कि हम सोशलिस्ट भी हैं, सेकुलर भी हैं और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो हम पहले से ही थे। ठीक है, तो ये दो वर्ड यूज किए गए। एक वर्ड और यूज किया गया, यहां पे जो वर्ड था यूनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी ऑफ इंडिया के जगह पे लिख दिया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो दोनों वर्ड बहुत अच्छे हैं। ये जो तीन वर्ड यूज किए गए, ये तीनों वर्ड हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, हमारे देश की जो यूनिटी इंटीग्रिटी है और हमारे देश में जो फेथ है उसको बढ़ाते हैं, इसलिए ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं करते, इसलिए इसको ऐड कर दिया गया। और वही चीज जो मैंने पहले आपको बताया कि जजमेंट, केशवानंद भारती के जजमेंट में कह दिया गया कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर को रिव्यू करने की जिम्मेदारी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं हमारे प्रियम्बल का, जो हमारे प्रियम्बल से निकल के आती हैं। हालांकि पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है, बट थोड़ा सा यहां पे इंडिविजुअल डिस्कस कर लेते हैं। इंडिविजुअल इसलिए क्योंकि यहां पे मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब का स्पीच जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उन्होंने दिया था, कुछ वर्डिंग यूज किया था उन्होंने, और उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो हम डिस्कस करेंगे यहां पे। तो क्या है? इट प्रोवाइड द वे ऑफ लाइफ, मतलब रास्ता प्रशस्त करना जिंदगी का। कहा गया कि किसी हैप्पी नेशन के लिए, किसी खुश देश के लिए, खुशहाल देश के लिए फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी का होना बहुत जरूरी है। लोगों में भाईचारा, लोगों की लिबर्टी, लोगों के पास फ्रीडम और लोगों के बीच में इक्वलिटी होना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह की अगर डिस्पैरिटी आती है तो लोग आपस में लड़ते हैं। सपोज करिए एक आदमी है बहुत ज्यादा पावरफुल है और कोई कमजोर है, तो बड़ा पावरफुल क्या होगा? ऑटोमेटिकली कमजोर को दबाएगा, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा ये लॉ ऑफ नेचर है कि हमेशा जो बड़ा आदमी होता है उसको छोटे पे गुस्सा आता है। जैसे आप गए ट्रेन में, तो अगर आप क्या हो, हट्टे कट्टे हो, बीच में इधर कोई कमजोर आदमी बैठा है, तो एक बार आप कहोगे हटने के लिए, अगर ये नहीं हटा तो ऑटोमेटिक आपको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि डिस्पैरिटी है पावर में। ठीक है, अगर यहीं पे मान लीजिए खली बैठा हुआ है, तो आप एक बार नहीं 10 बार कहोगे कि सर हट जाइए, सर हट जाइए, आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो किसी भी तरीके की अगर सोसाइटी में डिस्पैरिटी रहती है तो लोग आपस में क्या करते हैं? लड़ना चालू कर देते हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो किसी भी तरीके का पॉलिटिकल हो, किसी भी तरीके की डिस्पैरिटी होगी तो लोग क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे। जब लड़ेंगे तो देश खुशहाल नहीं रहेगा। अब ये वर्ड देखना आप, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब, मतलब आप जब वर्ड पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मतलब वाओ क्या सोच थी, मतलब कितना जबरदस्त का इंटरप्रिटेशन था। इन्होंने कहा था कि लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम द इक्वलिटी, equality cannot be diverse from the liberty, nor can liberty and equality be diverse from the fraternity। इन्होंने कहा कि आप लिबर्टी को इक्वलिटी से, इक्वलिटी को लिबर्टी से, और इक्वलिटी और लिबर्टी दोनों को फ्रेटर्निटी से अलग नहीं कर सकते। इनको आपको साथ में रख के समझना होगा। ये चीजें सेम ही है। कहा गया कि ये तीनों यूनिटी इन ट्रिनिटी हैं, मतलब ये तीन हैं बट तीनों क्या हैं? यूनाइट हैं। कैसे यूनाइट है उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। कहा विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी विल प्रोड्यूस द सुपरमेसी। इन्होंने कहा कि अगर इक्वलिटी नहीं होगी और आप लोगों को लिबर्टी दोगे तो ये सुपरमेसी क्रिएट करेगी। मतलब अगर लोगों के पास फ्रीडम है तो कुछ लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, पावर कैप्चर कर लेंगे, चाहे वो पॉलिटिकली कह लो, इकोनॉमिकली कह लो, सोशली कह लो, और इससे क्या हो जाएगा? लोगों में इक्वलिटी नहीं रहेगी, सुपरमेसी आ जाएगी। मतलब लोग क्या करेंगे? कुछ लोग क्या करेंगे? रूल करने लगेंगे। नेक्स्ट वर्ड कहा गया कि इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल द इंडिविजुअल इनिशिएटिव। ध्यान दो, कितना इंपॉर्टेंट बात कही गई है।
कहा गया कि इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। कहा गया कि अगर इक्वलिटी है बिना लिबर्टी के तो वो इंडिविजुअल के इनिशिएटिव को किल कर देगी। कैसे किल कर देगी? सपोज करिए, मान लीजिए आपने कहा कि नहीं, हमारे यहां हमारे देश में तो लिबर्टी कोई मायने नहीं रखती, हमारे यहां तो भाई इक्वलिटी सुपरमेसी है, हमारे देश में सब लोग समान रहेंगे। सपोज करिए कल एक सरकार आती है और कहती है कि मुकेश अंबानी ने जितना कमाया है सब गरीब लोगों में बांट दो फोर्सफुली, बाकी जो बिजनेसमैन है जितना कमाया है सब गरीब लोगों में बांट दो। ऐसा आप करते चलते हो, दूसरा कोई कमाता है फिर से आप क्या करते हो, उसका पैसा ले जाके गरीबों में बांट देते हो। अगर ऐसा आप करते रहोगे तो जो इंडिविजुअल का इनिशिएटिव है वो मर जाएगा। लोग कहेंगे भैया क्यों कमाओगे, कल तुम्हारे पास पैसा होगा, कल तुमने कुछ अच्छा किया, बाद में सरकार लेके बाकी लोगों में बांट देगी, तो लोगों का जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव है वो खत्म हो जाएगा। तो लिबर्टी भी होना चाहिए, इक्वलिटी भी होना चाहिए, दोनों चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए, कोई एग्जिस्ट करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये जो फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वलिटी हैं, अगर ये तीनों एक साथ को एग्जिस्ट करती हैं तभी चीजें न्यूट्रल रहेंगी, मतलब चीजें इनबैलेंस नहीं होंगी। तो ये सारे थॉट प्रोसेस थे प्रियम्बल में, और यहां पे कुछ नोट करके मैंने मेंशन कर दिया है। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, याद रखना आप। ये बताया गया कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया उसी टाइम पे कुछ आर्टिकल जो हो गए इन फोर्स हो गए, मतलब वो फोर्स में आ गए। जैसे कि कुछ आर्टिकल से आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड मैंने पहले बताया, कुछ राष्ट्रपति ओथ से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, ये सारे आर्टिकल क्या हो गए, तो उसी टाइम पे जब अडॉप्ट हुआ उसी टाइम पे फोर्स हो गए। बाकी के जो आर्टिकल हैं, मतलब पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बाद, इन सब आर्टिकल के बाद वो कब इनेक्ट हुआ, मतलब कब वो फोर्स में आए, दैट इज 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, क्यों हो रहा था? क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल सोशल इनबैलेंस हो गया था, तो लोग आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे इन चीजों को बैलेंस करने के लिए। तो वो हमारे देश में ना हो उससे पहले ही ये सारे राइट्स आप लोगों को दे दो कि कभी हमारे देश में इस टाइप की चीजें क्रिएट ही ना हो, लोगों में संतोष ना आए कि उनको फ्रीडम नहीं है। जैसे चाइना में लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, अगर कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। तो वो चीजें हमारे यहाँ नहीं है, लोगों में इक्वलिटी, लोगों में ब्रदरहुड, ये सारी चीजें मेंटेन कर दिया गया। कहां से लिया गया? इसका जो थीम था वो लिया गया आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। इसी तरीके से रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया जस्टिस, सोशल जस्टिस। आपके अंदर जस्टिस होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। जैसे रशिया में लोग क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। रशिया में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 1917 में, कब तक चला? ये चला 1923 तक, कि लोग आपस में लड़ते रहे। किसके लिए भाई? सोशल पावर के लिए, इकोनॉमिकल बैलेंस के लिए, पॉलिटिकल बैलेंस के लिए। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस वहां पे नहीं था। तो हमारे देश में सीखा गया वहां से कि भाई पहले ही ये सारी चीजें बैलेंस करके रखो, लोगों के पास जस्टिस होनी चाहिए, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। कहां से लिया गया है? रशियन रिवॉल्यूशन से, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसी तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन रशियन रिवॉल्यूशन से काफी पहले हुआ था, दैट इज 1789 में स्टार्ट हुआ था और 1799 तक चला था। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपसे, ये पूछा गया है आपके पीआई एग्जाम में, कल भी हमने इसको किया था डिस्कस। द मेंशन ऑफ द वर्ड जस्टिस, अभी हमने डिस्कस किया जस्टिस के बारे में, इन द प्रीएम्बल टू बी कंस्टिट्यूटेड इन द इंडियन एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करता है? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कहां से लिया गया है? रशियन रिवॉल्यूशन से। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी अ, इंडिया कैसा होगा? एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। ठीक है। तो यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस कब मनाते हैं भाई? हम हर साल 26 नवंबर को। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर पा रहे होगे इसको। आप वीडियो को पॉज करके पहले अटेम्प्ट कर लिया करें खुद से कि आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आने चाहिए। क्यों नहीं, क्यों आने चाहिए भाई? क्योंकि ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन के सिमिलरली है, आपसे पूछा गया है कि कब से मना रहे हैं हम संविधान दिवस। ठीक है। कब मनाते हैं? पहले वाला क्वेश्चन था कब से मना रहे हैं, अब पूछा गया है कब से मना रहे हैं भाई? 2015 से ना, 2015 से मना रहे हैं। मोदी साहब ने नोटिफिकेशन, मतलब मोदी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लेके आए थे इसके लिए। तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा आपका नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड बाई, कब अमेंड किया गया था? ये अमेंड किया गया था जो आपका 42nd अमेंडमेंट है 1976 में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंदिरा गांधी जी ने अमेंड किया था, बहुत सारे अमेंडमेंट किए थे।
मैंने कल भी बताया था, यह इवन तो कहा गया था कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, उसके बाद कई सारे अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया, और उसके बाद जब जनता दल की सरकार आई तो बहुत सारे अमेंडमेंट को उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, द टर्म सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वेयर एडेड टू द प्रियम्बल थ्रू, कब ऐड किया गया? क्योंकि एक ही अमेंडमेंट हुआ है, उसी अमेंडमेंट में प्रियम्बल भी अमेंड किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो मतलब असेंबली जो है, हमारी पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है, तो उन्होंने उसमें अमेंडमेंट कर दिया। और कब किया? 42nd अमेंडमेंट 1976। ध्यान रखना, आपका जो प्रियम्बल है केवल एक ही बार अमेंड किया गया है, उसके बाद उससे कभी छेड़छाड़ नहीं हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वार्ड इनिशियली ड्राफ्ट बाई, किसने ड्राफ्ट किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, इन्होंने ड्राफ्ट किया था, इन्होंने मूव किया था इसको, और बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको अडॉप्ट कर लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसको कहा जाता है? प्रियम्बल को कहा जाता है। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? आत्मा है। बहुत बार ऐसी डिबेट आई कि अगर प्रियम्बल को डायरेक्टली कोर्ट में इनेक्ट नहीं किया जा सकता है, मतलब कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, तो इसको रखने की क्या जरूरत है, हटा दो भाई। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, ये आत्मा है, यहां से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जब हम फंस जाते हैं ना, हमें आगे कोई रास्ता नहीं दिखता है, कई बार कोर्ट ने ये स्टेटमेंट यूज किया है कि जब हमको आगे कोई रास्ता नहीं दिखता है कि अब हमको क्या करना चाहिए, तो प्रियम्बल हमको रास्ता दिखाता है कि अब तुम क्या करोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द टर्म वी इन द प्रियम्बल मीन्स, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही मेंशन है ना आपके प्रियम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं, हमारे देश को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं और हमारे देश को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा देश कैसा है, सोवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट स्पेशली पॉइंटेड होना चाहिए, ठीक है, पॉइंटेड दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप इससे पहले हमने केस देखा था ना, बेरुवारी केस, जिसमें कहा गया था, कोर्ट ने कहा था, 8 जजेस की बेंच थी, उन्होंने कहा कि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल ठीक है, उससे हम सीखते हैं, बट वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए आप उसको अमेंड नहीं कर सकते। बाद में इन्होंने अपनी गलती सुधार लिया। जो आपका केशवानंद भारती केस हुआ था, उसमें उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, हमारे से गलती हो गई थी, हम इसको सुधार लेते हैं। जो 11th नंबर का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन, कहां पे दिया गया भाई? आपके प्रियम्बल में दिया गया है कि इकोनॉमिकल जस्टिस होना चाहिए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमको पढ़ना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बट आपके प्रियम्बल में भी मेंशन किया गया है कि इकोनॉमिकल जस्टिस होनी चाहिए, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस होनी चाहिए। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, मतलब गवर्नमेंट, हम एक वेलफेयर स्टेट है, तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के अंदर एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को खाना मिले, ये सारी चीजें एज अ सोशल वेलफेयर हमको प्रमोट करना है, ये सरकार की ड्यूटी है। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ द जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल ड्रॉन इज इंस्पिरेशन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन, ये कहां से लाया गया था? रशियन रिवॉल्यूशन से लाया गया था, ठीक है। 12th का नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। वहां पे चूंकि इनपैरिटी आ गई थी सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, तो क्या हो गया? रिवॉल्यूशन हो गया। तो हमारे देश में रिवॉल्यूशन ना हो, लोग आपस में ना लड़े, इसलिए पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें ये बना दी गई। नेक्स्ट जो आपका है, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है? आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी उससे रिलेटेड था, लोग आपस में लड़ रहे थे क्योंकि पॉलिटिकल और सोशल इनबैलेंस हो गया था समाज में, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए, किसके पास ज्यादा पावर है, मेरे पास है, तेरे पास है, उससे लोग क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द सेकुलर मीन्स इन द इंडिया कॉन्टेक्ट, इंडियन कॉन्टेक्ट में सेकुलर मीन्स क्या है? बहुत जगह जो सेकुलर वर्ड है ना, उसको नेगेटिवली प्रोपोगेट करते हैं, ये कहते हैं कि सेकुलर मतलब तुम्हारे देश का कोई धर्म नहीं है, मतलब ये धर्म के खिलाफ है वर्ड। जब ये वर्ड आया तो जो लोग धर्म के मठाधीश हैं, मतलब जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये जो वर्ड है ये धर्म के खिलाफ है। बट हमारे देश में कहा गया कि भैया तुमको, तुम्हारे धर्म से हमको कुछ लेना देना नहीं है, एज ए स्टेट हमारा कोई धर्म नहीं होगा, बाकी तुम जो भी धर्म प्रैक्टिस करना चाहते हो तुम करो, अगर तुमको कोई रोकता है तुम्हारा धर्म प्रैक्टिस करने पे तो स्टेट है, इसमें तुम्हारा वो हेल्प करेगा, क्योंकि तुम्हारे पास फ्रीडम है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस द एनी रिलीजन, मतलब ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स है। तो यहां पे जो सेकुलर का मतलब है बेसिकली दैट इज ए ऑल रिलीजियस आर इक्वल आइज इन द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की नजर में सारे रिलीजन के क्या है? इक्वल वैल्यू है,
किसी भी रिलीजन को गवर्नमेंट अपने तरफ से नीचा नहीं दिखाएगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, किसी को प्रमोट नहीं करेगी। हाँ, ये बिल्कुल जरूर है कि अगर कोई कल्चर, कोई रिलीजन लुप्त हो रहा है तो उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कोई स्टेप्स ले सकती है, जैसे बहुत सारे जगह गवर्नमेंट लेती भी है माइनॉरिटी को प्रमोट करने के लिए, माइनॉरिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, माइनॉरिटी कल्चर को अपलिफ्ट करने के लिए, स्क्रिप्ट को अपलिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन, द वर्ड सोवरेन मेंशन इन द प्रियम्बल एम्प्लाइज। वर्ड सोवरेन का मतलब क्या है? इंडिया इज द इंडिपेंडेंट स्टेट, बिल्कुल सही बात है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंट नॉर द डोमिनेटेड टू द एनी अदर, बिल्कुल भाई हम किसी से डरते नहीं है, कोई हमारे ऊपर डिक्टेट नहीं कर सकता है, सही बात है। इंडिया इज फ्री टू कॉन्टेक्ट टू ओन अफेयर, हमारे पास एक्सटर्नल इंटरनल सब कुछ हम ही देखेंगे, कोई हमारे पास ऐसा नहीं आएगा कि आप मेरा एक्सटर्नल सिक्योरिटी देख लो, हम अपना इंटरनल सिक्योरिटी देखेंगे, जैसे बहुत सारे देश के साथ है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे देश की सिक्योरिटी यूएसए देखता है, बहुत सारे, जैसे आपका बगल में भूटान है, भूटान की कई सिक्योरिटी से हमारा कॉन्टैक्ट है, इंडिया उनकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखता है। उसी के लिए चाइना से लड़ाई भी हो गई थी बीच में, लड़ाई तो नहीं हुआ था, स्टैंड ऑफ हो गया था, ठीक है। तो इन सारे मैटर में इंडिया क्या है? इंडिपेंडेंट है, किसी से हमारा कुछ नहीं है। हाँ, ट्रीटी होती है, जैसे यूएसए के साथ हमारी ट्रीटी है, जो स्क्वाड ग्रुप बना हुआ है, ये सारी चीजें होती हैं, वो ट्रीटी हैं, वो हमारे सहमति से हैं, हमारे ऊपर फोर्सफुली अप्लाई नहीं गई हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला जो वर्ड है, इंडिया मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन। इंडिया क्या है? कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबर है। कॉमनवेल्थ नेशन उनको क्रिएट करके बनाए गए थे जिसमें ब्रिटिश ने राज किया था, मतलब जो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी उनको इकट्ठा करके कॉमनवेल्थ नेशन बना दिया गया। डज इफेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ एनी मैनर, क्या ये इंडिया के सोवरेनिटी को इफेक्ट करता है कि भाई तुम कॉमनवेल्थ गेम के हिस्सा हो? जी बिल्कुल नहीं। अगर इंडिया कल चाहती है कि मैं तो कॉमनवेल्थ गेम का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं तो बाहर निकल जाऊंगा, तो कोई इंडिया को रोक नहीं सकता। अगर कोई रोक देता, इंडिया उससे बाहर नहीं निकल पाता, तो क्या होता? वो उसके एक्सटर्नल सोवरेनिटी को इफेक्ट करता। या फिर इंडिया को जबरदस्ती बनाया जाता कि हम तुमको आजाद कर रहे हैं बट तुमको कॉमनवेल्थ गेम का, अरे कॉमनवेल्थ नेशन का हिस्सा होना चाहिए, तो कहा जाता है कि हमारे एक्सटर्नल सोवरेनिटी को क्या कर रहे हैं? हार्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है, इंडिया इज द पार्ट ऑफ द स्क्वाड ग्रुप। अब स्क्वाड ग्रुप तो हमने ही बनाया, हमारे मर्जी से बनाया है, तो ये हमारे सोवरेनिटी को हैमर नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। इंडिया कैन आइदर एक्वायर ऑफ द फॉरेन कंट्री एंड क्रिएट टू द पार्ट ऑफ द टेरिटरी इन फेवर ऑफ द फॉरेन स्टेट, बिल्कुल कर सकते हैं, इससे हमारी एक्सटर्नल सोवरेनिटी इफेक्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, टिल नाउ प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स, एक बार केवल अमेंड किया गया है, 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी जी के सरकार में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस, ठीक है, बेसिक एम और ऑब्जेक्टिव कहां पे डिस्कस किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट किसने दिया? हमारे प्रियम्बल ने दिया। ऑब्जेक्टिव हमारे देश का किसने दिया? प्रियम्बल ने। नाम किसने दिया? प्रियम्बल ने। कब अडॉप्ट हुआ? किसने बताया? प्रियम्बल ने। ये सारी चीजें। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन पास्ड बाय द पंडित नेहरू वाज व्हाट बिकम द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, नेहरू जी ने किया था। प्रियम्बल इज इनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, नहीं जी, प्रियम्बल कोर्ट में इनफोर्स नहीं किया जा सकता, तो ये क्या है? गलत है। प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस इन 1976, जी बिल्कुल सही बात है। प्रियम्बल प्रूव दैट सोवरेनिटी इज लाइज अल्टीमेटली विद द इंडियन पीपल, बिल्कुल सही बात है, तो यहां पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, ये आउटकम है भाई साहब, थोड़ा सा लिख लेना, दोनों वर्ड में डिफरेंस है। इसका आउटकम क्या था? तो प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्टेड टू अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल इसी केस में जो कोर्ट है उसने कहा था कि, इससे पहले वाले में क्या कहा था कि नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, आप अमेंड नहीं कर सकते। इस केस में उन्होंने कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आप अमेंड कर सकते हो, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी की मीनिंग क्या है? डिफरेंस इन अपॉर्चुनिटी, फिर काहे की इक्वालिटी? इक्वालिटी मतलब सब लोग बराबर, स्टेट के नजर में सब लोग क्या हैं? एक समान है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लिंग, भेदभाव, कोई कुछ किसी भी तरीके का आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो ऑप्शन सी है आपका, इन अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रोविजन टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड प्रोविजन ऑफ द एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये है। फिर आप कहोगे कि रिजर्वेशन कैसे आ गया? कल भी मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल
गवर्नमेंट जो डिप्रेस्ड क्लास है उसको प्रमोट करने के लिए क्या लेके आई, रिजर्वेशन लेके आई, जो कि चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ठीक है, अगर कोई स्पेशल केस है, अगर किसी को आप प्रिविलेज लेना चाहते हो, लगता है कि यार ये करने से इक्वलिटी आ जाएगी समाज में, तो वो तो बिल्कुल करना है, क्योंकि हमारे देश को क्या चाहिए, इक्वलिटी चाहिए। अगर कहीं पे इंपैरिटी है तो इक्वलिटी तो लाना होगा, तो इक्वलिटी के लिए जो रिजर्वेशन है उसको बेस बनाया गया। अब वो अलग बात है, रिजर्वेशन पे बहुत डिबेट होती है कि रिजर्वेशन की वजह से फिर से इक्वलिटी आ रही, इनइक्वलिटी आ रही है। मतलब पहले रिजर्वेशन इक्वलिटी के लिए लाया गया, अब रिजर्वेशन की वजह से इनइक्वलिटी आ रही है, तो वो सब अलग डिबेट है, बाद में कभी आप लोग करते रहना आपस में, मैं भी कर दूंगा कभी, बट अभी के लिए आप समझ लो कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, जो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने लास्ट स्पीच में कहा था कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी एक दूसरे से जुदा जुदा नहीं है, इनको जुदा करके देखोगे तो जुदा हो जाएगा, पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है, एक यूनियन है, मतलब यूनिटी इन ट्रिनिटी कह सकते हैं, मतलब वर्ड जो है यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, ये तीनों वर्ड क्या है, एक जैसे हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कोई वर्ड नहीं है भाई, लिबर्टी है, इक्वलिटी है एंड फ्रेटर्निटी है, ये क्या है, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। ठीक है, ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। अगर यहां तक आप आए गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, औरों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए मिलेंगे।